Hey guys, and welcome to the first video of Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our lecture, which is on the chapter number 11, Organic Chemistry. And for today's lecture, I have chosen a topic alkanes, alkyl radical, and homologous series as well. So let's just start with the alkanes, introduction of an alkanes and the alkyl radicals. So alkanes are the saturated hydrocarbons. अल्केन्स क्या है बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले तमाम हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने, उनका नाम कह रहे हैं. और पैराफिन्स, पैरा मीन्स लिटिल, एफिन मीन्स एफिनिटी. ठीक है, तो अल्कीन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल कंपाउंड्स. और पैराफिन्स, पैराफिन्स में पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन एफिनिटी. सो देयर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. ठीक है, सो देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, where n is the number of the carbon atom. In case of the alkanes, n ranges from 1 to 40. हम जो अल्केन्स हैं, n इन रेंज ऑफ 1 टू 40. ये जो अगर हम फॉर्मूला देखें CnH2n+2, अल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2. इसमें ये जो n है, इसकी रेंज 1 से लेके 40 हो सकती है. नाउ 0 नहीं हो सकती. क्यों? कार्बन 0, इसका मतलब कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे होगा? तो हम 0 कार्बन नहीं लेते हैं. 1 से 40 तक की हम रेंज बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन 10, तो हाइड्रोजन 10 इंटू 2 20 प्लस 2 22, यानी कार्बन 10 होंगे तो हाइड्रोजन 22 होंगे, जिसमें तमाम कार्बन की वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन सेटिस्फाई किया होगा. 1 से 40, 40 हाइड्रोजन, 2 इंटू 40 80, 80 प्लस 2 82. ठीक हो गया? ये अल्केन का हाईएस्ट फॉर्मूला बनाया मैंने. कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन की रेंज यानी n की रेंज 1 से 40 हो सकती है. तो पहले CnH2n के अंदर प्लस 2 के अंदर हम 1 लेते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट कार्बन पॉसिबल होगा, हाइड्रोकार्बन विद सिंगल बॉन्ड, C1H4. ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम लिख लें है मीथेन, METHANE, मीथेन. ठीक है, ये सिंपलेस्ट मेंबर, ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेंबर है हाइड्रोकार्बन ऑफ सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन फैमिली का. स्मॉलेस्ट एंड सिंपल मेंबर है मीथेन, CH4. हाईएस्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज कार्बन 40, हाइड्रोजन 82. ये हाईएस्ट मेंबर है
of alkane family. ठीक है, अल्केन फैमिली का हाईएस्ट मेंबर C40 एज 82. अल्केन्स या अल्केन या पैराफिन का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है? CH4 नोन एज मीथेन. ठीक है, इसमें कार्बन सिर्फ 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, सिंपल, और कार्बन नहीं है. इसके अंदर 40 कार्बन है और 82 हाइड्रोजन है, और ये हाईएस्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का, यानी पैराफिन फैमिली का. If you have any question related to this, you can ask me in next 1 minute. Otherwise, we will move towards our next topic. Now I'm generating a poll. Okay, poll is on your screen. Kindly answer this poll in next 30 seconds. The poll is on your screen. Kindly answer this poll in next 30 seconds. And your question is that C40 and H82, C40 H82 is the highest member of alkane family. Is that a yes or is that a no? I'm ending the poll now. Okay. Now, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्केन. अब है हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, होमो मीन्स सेम, सेम. होमो रिप्रेजेंट करता है सेम को. In this way, alkanes form the most important homologous series of the compounds. Homologous series organic compounds are divided into the groups of the compound having same chemical properties. ऐसे कंपाउंड जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको एक सेपरेट सीरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम होमोलोगस सीरीज यानी सेम सीरीज का नाम देते हैं. ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है. Homologous series. Organic compounds of the same homologous series have following properties in the common. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी होमोलोगस सीरीज हम बनाते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1, all the members of the series can be represented by general formula. For example, the general formula of alkane is CnH2n plus 2, alkene is CnH2n, alkyne is CnH2n minus 2 respectively. जितने भी अल्केन है उन्हें CnH2n प्लस 2 से, जितनी भी अल्कीन है यानी डबल बॉन्ड CnH2n, और जितने भी अल्काइन है उन्हें CnH2n माइनस 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर अल्केन के लिए हमने कर लिया है, अल्कीन के लिए कर लेते हैं. अल्कीन फॉर्मूला इज CnH2n. लेट्स टेक N4. CN यानी C4, H2n यानी 4 into 2 which is 8. Let's draw the structure for this. Carbon, 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 carbon. Hydrogen, 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 hydrogen. 1 2 3 4 5 6. दो और हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं. 7,
8. ठीक है. नाउ इफ वी सी, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन की कमी है. ठीक है. नाउ काउंट. और इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन की कमी है. तो या तो हम डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में लगा सकते हैं. ठीक है. अब इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स, और इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके अंदर पहली पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है. तो CnH2n के साथ जो हमें फॉर्मूला मिला था C4H8, ये जो है वो प्रूव हो रहा है बाय ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स जस्ट प्रैक्टिस अल्काइन. CnH2n minus 2. Let's take carbon 3. N 3 ले रहे हैं, तो 2n 3 2 6 माइनस 2 होगा क्योंकि ये है. तो 6 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 4, यानी हाइड्रोजन 4. लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाउ. कार्बन कार्बन कार्बन. सिर्फ 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं. 1 2 3. नाउ फोर्थ लगाने से पहले, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड हम इनके बीच में सेट कर सकते हैं. इस कार्बन की 3 बॉन्ड ये और एक ये पूरी हो गई, यानी अब जो एक हाइड्रोजन बचा है वो इसके पास आएगा, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं पर एक बॉन्ड रहता है, तो वो हम इसके साथ बनाएंगे. नाउ जो स्ट्रक्चर हमने CnH2n-2 से फॉर्मूला लिया है C3H4 का, वो प्रूव हो रहा है बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर. तो ये वो 3 फॉर्मूलाज हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर होमोलोगस सीरीज को. Okay, before proceeding, I want to show you a video. The element carbon is like a treasure box. It holds various interesting mysteries. One such unique concept is that of the homologous series. What does it mean? Let's understand this in detail. Let us get to know the concept by breaking it into two parts: homologous and series. One thought we might have is that it refers to some series having similarities. Is it true? Yes, absolutely. In the first part, the word homo refers to same. So in the case of homologous series, we will have compounds that have something in common. But what is common? Here we are referring to the common functional groups. What about the next part, that is series? For being in the list of homologous series, the compounds need to occur in a sequence. That means they will occur in succession. And what do we mean by this? Let us consider the simpler alkanes like methane, ethane, propane and butane. Are they in succession? You may say yes. They occur one after the other. But what exactly makes them successive to each other? To understand this, first tell me what is the molecular formula for each. The molecular formula of methane is CH4. That's right. Ethane is C2H6 and propane is C3H8. And how is butane expressed? Its molecular formula is C4H10. Now what will happen if I add CH2 to the molecular formula of methane? It gives me C2H6, right? That is ethane. And if I add CH2 to the molecular formula of ethane, does that give me propane? Yes. Adding CH2 to the formula C2H6 gives me C3H8, which is nothing but propane. And you know the last one. Adding CH2 to propane gives us C4H10, that is butane. Now can you tell me how exactly these compounds are in series? Yes, they are in succession. And what is the common functional group among these compounds? Needless to say, it's an alkane. That means the compounds here will have the same general formula. For example, in this case, the general formula for alkanes
is CnH2n plus 2. So all of these compounds show this typical general formula, right? Yes, they do. Even though they have different molecular formulae, the general formula is the same. And we also noticed a common difference between any two successive compounds. There's a common difference of CH2. Now that we've understood the concept, let's define the term homologous series in simple words. It is the series in which the compounds with the same general formula but different molecular formula occur in immediate succession. So the hydrocarbons in the homologous series will have different lengths of carbon chains, but they will possess the same functional group and will occur in succession. Now tell me one thing, if these compounds are in series with the same functional group, don't you think their properties will also be the same? Well, if you said yes, then you are apparently wrong. Because all the properties of elements in the homologous series are not exactly the same. The chemical properties are definitely similar as they are dependent on the functional group present. However, the physical properties show gradation as we go higher in the series. That's because the physical properties like the boiling point, melting point, solubility, and so on differ with the change in molecular mass. For example, a compound with 10 carbon atoms will have a higher boiling point compared to a compound with 3 carbon atoms. That's because the energy required to break the bonds will be greater. This is how compounds in the homologous series slightly differ from each other in spite of being in a sequence. This was about the concept of homologous. Okay, this video was for the clarification of the definition of homologous series, which represent the same type of compound series. Now let's just study the rules of the homologous series. अब हम rules जो homologous series की हैं वो पढ़ने लगे हैं. सबसे पहले हमने formulas किए हैं alkane के लिए, which is CnH2n plus 2, CnH2n for alkene and CnH2n minus 2 for alkyne. इसके बाद हमने इनकी प्रैक्टिस की है, तमाम फॉर्मूलाज की हमने प्रूव किया कि इन फॉर्मूला से जो हम No comment. Okay, can you hear me now? Okay. अच्छा, सबसे पहले हमने CnH2n plus 2 किया है, फिर CnH2n और CnH2n minus 2 किया है. So by using these formula जो हम लोगों को एक कार्बन चेन और हाइड्रोजन की अमाउंट मिलती है वो यूज करते हुए हम लोगों ने फॉर्मूलाज जनरेट किए हैं अभी और उनकी प्रैक्टिस की है. Now we are going to study few rules belonging to the homologous series. So the successive member of the series differ by 1 unit, CH2, and 14 units in their relative molecular mass. Now 14 unit in molecular mass और CH2 क्या है? सक्सेसिव सीरीज है, यानी अगर हम सिर्फ अल्केन की सीरीज की बात करें तो उसके अंदर पहला हमने किया CH4, ठीक है. फिर हम करते हैं अगला, इसका मेंबर क्या होगा? CH3, CH3. फिर नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? CH3, CH2, CH3. इससे अगला मेंबर क्या होगा? CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है, ये होगा. अब अगर हम इन दो को देखें, CH3, 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 CH2, CH2, कहाँ डिफरेंस आ रहा है? CH2 के अंदर. CH3, 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 डिफरेंस कहाँ आ रहा है? CH2 के अंदर. इसके अंदर CH2 नहीं था, इसके अंदर एक कम CH2 था, इसमें एक ज्यादा है. अब CH2 का मैस कैलकुलेट करें जरा. कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, 14. ये बात उसने की है कि जो सक्सेसिव मेंबर है, यानी हर नया आने वाला मेंबर है, इसका नया आने वाला मेंबर ये, इसका नया आने वाला मेंबर ये, हर जो नया आने वाला मेंबर है इन सक्सेसिव सीरीज, यानी अल्केन की सीरीज या अल्कीन की सीरीज या अल्काइन की सीरीज के अंदर, ठीक है, डिफरेंस होता है या तो सिर्फ एक यूनिट ऑफ CH2 का
ठीक है, जैसे हमने देखा एक के अंदर CH2 नहीं था, अगले के अंदर था, उसके अगले के अंदर एक और था। या 14 यूनिट्स इन द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, 14 यूनिट्स यानी ये वाला 14, कार्बन 12 प्लस 2 CH2 इज इक्वल टू 14 यूनिट्स इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग एग्जांपल्स। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होती हैं। ठीक है, कैसे सिमिलर होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, रिएक्टिविटी किस तरह से करनी है सिंगल बॉन्ड की, वो चीज सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीजें इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम नहीं रहेंगी, दे विल बी सिमिलर समहाउ, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप अल्केन के होमो सीरीज में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन की होमो सीरीज के अंदर क्या है? अल्केन में सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, इस सीरीज में, इस सीरीज में और इस सीरीज में। तो समहाउ इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। वाइल फिजिकल प्रॉपर्टीज physical properties such as density, boiling point और melting point, इस तरह की चीजें डिफरेंट होंगी। ठीक है, फोर्थ, देर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर चेंज आएगा, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे ग्रेजुअली, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास यानी 14 का यूनिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगे। दे कैन प्रिपेयर्ड बाय द सिमिलर जनरल मेथड। सक्सेसिव सीरीज को यानी सारे अल्केन्स को एक जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, तमाम अल्कीन्स को एक जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, और इसी तरह से तमाम अल्काइन को एक जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स को रिगार्ड किया जा सकता है कि वो पहला पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बाकी तमाम कंपाउंड जो है उन्हें कंसिडर किया जा सकता है कि वो डिराइव हैं, इसलिए उनको डेरिवेटिव का नाम दिया जा सकता है फ्रॉम देम बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट करके एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर रिएक्टिव एटम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एटम। ठीक है, जो पेरेंट एटम है, जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाली हर चीज को पेरेंट एटम कह दिया। अब हो सकता है कि मैं कार्बन, एक सेकेंड, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन बनाते हैं सबसे पहले, अल्कीन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट और स्मॉलेस्ट मेंबर। अब ये पेरेंट एटम है, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, इसका ये हाइड्रोजन में रिमूव करके कोई भी और रिएक्टिव एलिमेंट लगा दूं। ठीक है, नाउ दिस इज हाइड्रोकार्बन एज वेल, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, बट ये क्या है? ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डिराइव किया गया किससे? ये है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। CH4 से मैंने डिराइव किया, तो ये डेरिवेटिव है मीथेन का। इसी तरह से CH3 इथेन। अब मैं क्या करूं? इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH2, इसका एक हाइड्रोजन उठा के इधर कोई और रिएक्टिव ब्रोमीन लगा दूं, तो नाउ अब हम क्या कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है पेरेंट कंपाउंड का, और पेरेंट कंपाउंड कौन सा था? इथेन। दो कार्बन वाला था, इथेन था।
अब हमने डेरिवेटिव बना लिया है इथेन का, जिसके अंदर एक रिएक्टिव हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन या क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल लगा लिया है। ठीक है, इसी तरह से सिर्फ इसमें नहीं हम कर सकते। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल ऑफ अल्कीन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका एक रिएक्टिव हाइड्रोजन में उठा के बदल दूं किसी भी और रिएक्टिव एलिमेंट से। लेट्स टेक आयोडीन। तो अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है डेरिवेटिव ऑफ इथीन। दो कार्बन वाला था तो ये डेरिवेटिव बना इथीन का। लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं अल्काइन की, यानी ट्रिपल बॉन्ड की। ले लेते हैं हम कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिमूव कर सकते हैं हम इसका ये हाइड्रोजन और इसकी जगह हम लगा सकते हैं क्लोरीन। तो अब ये नई बनने वाली चीज क्या बनी है? ये बनी है डेरिवेटिव ऑफ इथाइन। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ प्रोपाइन, डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग हम आसानी से बना सकते हैं पेरेंट कंपाउंड से, और पेरेंट कंपाउंड हमेशा मुश्तमिल होगा कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किस तरह से बनते हैं? अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के। ठीक है, एंड दे आर फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। हाइड्रोजन एटम एक कोई हम अल्केन का हटाएं और जिसको हम आर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग एन विद आइल। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1। एक तो एन से आइल करना है हमने, दूसरा CnH2n प्लस 2 से CnH2n प्लस 1 करना है। ले लेते हैं CH4, कार्बन एक तो हाइड्रोजन 4। इसका मतलब जब हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो कार्बन एक हाइड्रोजन 3, 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 3। ठीक है, यानी C एक H, दूसरा H, तीसरा H और इधर कोई भी R। ठीक है, R कैन बी एनीथिंग, अनदर कार्बन, हेलोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कुछ भी। अब ये क्या बन गया है? मिथाइल। मीथेन से एन से हटा के क्या लिख सकते हैं अब हम इसे? आइल, YL, सो इट बिकम मिथाइल। ठीक हो गया। इसी तरह से इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के रिएक्टिव स्पीशी या सिंपल R उसके साथ अटैच करने से वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n plus 1. So the formation of alkyl radicals. So it is better to explain the type of the radicals of the propane, butane. Propane has a straight chain structure. Propane का straight chain structure होता है. Terminal hydrogen remove होता है. It is called N-propyl. Propane CH3 CH2 CH3, इस टाइम पे ये क्या है? N propane, N straight chain, pro 3 एन अल्केन। अब मैं क्या करूं? अगर सिर्फ इसका एक ये टर्मिनल हाइड्रोजन हटा दूं और इसकी जगह कोई भी R ग्रुप लगा दूं तो अब ये बन जाएगा N प्रो पाइल। आइल रिप्रेजेंट
अल्काइल। ठीक हो गया, स्ट्रेट 3 कार्बन वाला अल्काइल. So when hydrogen from the central atom is removed, it is called isopropyl. अगर CH3 CH2 CH3 में से मैं टर्मिनल के हाइड्रोजन्स को छोड़ के रिमूव करूं ये वाला हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ R लगाऊं, तो ये पहले था N प्रोपेन, लेकिन अब क्योंकि मैंने मिड वाले कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो अब ये बन गया है आइसोप्रोपाइल. मिड वाले कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ हुआ 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल हैलाइड अल्काइल रेडिकल. ठीक है, तो अगर मिड वाले से करें तो ठीक है, ये बना हुआ है, ये है हमारे पास प्रोपेन. टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव किया तो एन प्रोपाइल, क्योंकि ये एन प्रोपेन था. बीच सेंट्रल कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव किया है तो आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे लगा हुआ है वो. इसी तरह से we have another example, but before explaining this example I'm going to show you a video on homologous series. Hey guys, and welcome to the first video of organic chemistry. And first off, I would like to define exactly what organic chemistry is. Now, organic chemistry is basically the study of organic compounds, but the exact definition of an organic compound isn't completely agreed upon by all chemists around the world. Which are stable. So unlike silicon, which is the next element in the group, it can make ethanoic acid, and each with their own different trends. The series is. And I would like to first give you the example of propane. You can see its structure here. It's a molecule with 3 carbon atoms and 8 hydrogen atoms. Now, this kind of looks a bit like a branch. If I shorten this branch by taking away a carbon atom, I get ethane. So from propane to ethane. Then if I strip off one carbon one more time, I get methane. Now if I add a carbon to the original propane, I get butane. These all basically look the same, and that's how we can intuitively tell that they're part of the same homologous series. It's because they all look similar. But of course, that isn't the definition that we're going to give to a homologous series, although it's a good way to be able to recognize it. Now, theoretically, I could keep adding on carbons into this branch, and then I would go off to pentane, hexane, heptane, and so on, just longer branches of essentially the same thing. But we can all see that they look similar, and we all see that they're essentially the same thing, just longer or shorter. Now at this point, I would encourage you to count the number of carbon atoms and hydrogen atoms of each of these compounds, which you could see. Pause this video if you like, but I'll carry on. Here are the formulae for these different compounds, essentially telling you how much. So first CH4, then C2H6, and so on. Now, could you invent a kind of formula which would allow you to figure out the number of hydrogen atoms present in any of these compounds, given that you know how many carbon atoms are present? Formula for this. All of these compounds follow the basic general formula, as we call it. That's an important term. CnH2n plus 2. That is the general formula for this class of organic compounds. And that basically means if you have n number of carbon atoms, let's say 2 for ethane, if you want to find the number of hydrogen atoms, all you have to do is multiply that by 2, so you have 4, and then plus 2, so you get 6. And you can try it. This works for methane, propane, and butane as well. Now,
Butane is, I would think, a relatively good example to show why this general formula works in the first place. If you look at one of these little mid branches, now I chose butane because it is quite a lot of them. If you look at one of these mid sections, it contains one carbon atom and two hydrogen atoms. So in total, if you want to find out how many carbon atoms and hydrogen atoms there are in this middle section, you just multiply this one unit by the number of units there are. So this would give you the formula CnH2n. But then you also need to consider these two hydrogens on the side, essentially terminating the molecule. And then you add those two, you consider them, you get CnH2n plus 2. So that's why this general formula works. Now, this is a specific property of homologous series, that they all follow the same general formula. So this class of organic compounds, or this homologous series, all follows the same formula, or the same general formula, CnH2n plus 2. This is important to remember. Another property of this homologous series, and indeed all homologous series, is that they follow gradual trends in physical properties. For example, from methane to butane, as these branches keep getting bigger, you get a gradual increase in the melting point and boiling point. And this gradual physical change as you go down the homologous series is one specific property which you must mention when you're defining a homologous series. And thirdly, all of the compounds in the homologous series have this or similar chemical properties, essentially the same chemical properties, because they're composed of the same stuff. For example, this specific homologous series contains carbon atoms, hydrogen atoms, and only single bonds. And if you've studied chemistry at high school level, you should know what a single bond is. But essentially that means that there's a single pair of electrons being shared by the bonding atoms. And this specific homologous series, which I've shown to you now, is called the alkane family, or the alkanes. That is the name that we give to molecules that look like this, with single bonds and branches of carbon and hydrogen atoms. Now, perhaps now we should take a look at a different homologous series. This time, let's look at a specific compound called propene. Now, as you can see, there is a double bond between two carbon atoms in propene. Similarly, we could decrease the size of this molecule, just take off a carbon, but making sure that we still have this double bond to create ethene. Okay, so this was the explanation for the point number 3, 4 and 5 that we have just discussed. जो rules हमने point 2, 3, 4 और 5 में अभी डिस्कस किए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर थी कि किस तरह से हम टर्मिनल हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ सकता है और अल्काइल रेडिकल आ सकता है, और अगर हम बीच वाला कार्बन को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आ सकता है, आइसोप्रोपाइल आ सकता है. अब ये जो एन की कन्वर्जन है, यानी अल्केन की कन्वर्जन है टू आइल, अल्केन की कन्वर्जन है टू अल्काइल रेडिकल, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. जो होमोलोगस सीरीज के अंदर हम सिंपली एक रिएक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई और रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अटैच कर सकते हैं और उससे हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन. this is the basically application of homologous series. ठीक है, पहले हमारे पास CH4 है, फिर हमारे पास CH3 है, फर्दर उससे हमने रिमूव करके हमारे अल्काइल रेडिकल्स जो है वो फॉर्म करना है. Let's just And we can end this also video. increase the size to make butene or butuene. I'll explain why the 2 is there in the next video. But the point is this double bond is still there. Now at this point you might
be wondering why I skipped methane. Well, if you look at the structure of methane, you'll be able to tell why there could not be a double bond between two neighboring carbon atoms, because this carbon atom has no carbon atoms to bond with, essentially. So it's the same deal. Counting all of these atoms in ethene, propene, and butane, you can come up with another general. तो अब हम लोग ये आखिरी एग्जाम्पल को जो है वो सम अप कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है ब्यूटेन, जो कि 4 कार्बन पे मुश्तमिल है। अगर हम इसके टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल। क्यों एन ब्यूटाइल? क्योंकि एन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट चेन को, ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 को, और आयल रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह कोई और आर ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से अगर इस एन ब्यूटेन के अंदर हम कोई भी सेकंड या थर्ड कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये आइसो ब्यूटाइल बन जाता है। आइसो यानी बीच वाले कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ब्यूट यानी 4, और आइल मीन्स रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं। आगे वी हैव आइसोब्यूटेन। अब हम आइसोब्यूटेन ही ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक कार्बन स्ट्रेट चेन और एक कार्बन जो है वो अटैच है बीच में एज अ ब्रांच। इसका अगर हम टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, आइसोब्यूटेन तो पहले ही था, एन हटा के आइल बन गया आइसोब्यूटाइल। अब अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन इसका भी रिमूव कर दें, यानी इस वाले ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें, और कार्बन्स के साथ अटैच है अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, वो 4 और कार्बन के साथ अटैच है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है जिसमें कार्बन फर्दर और 4 कार्बन या अदर देन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो हम इसको टर्शरी मतलब टर्शरी का नाम दे देते हैं। तो इसलिए ये जो आइसोब्यूटेन है, इसमें से जब सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल बन गया है इंस्टेड ऑफ आइसो। क्योंकि सिंपल हमने पहले तो टर्मिनल से जब हाइड्रोजन आइसोब्यूटेन में रिमूव करना है तो आइसोब्यूटाइल बन रहा है, और जब आइसोब्यूटाइल का हम बीच वाला सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। So this was it for today's lecture. If you have any question, you can ask me next 1 minute. If not, then you can ask me the first 5 minutes of your next lecture. Okay, so we will clear our next topic in our next lecture. So till then, Allah Hafiz, and thank you.